सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। सरगम के सितारे। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आज विविध भारती के स्टूडियो में जो सितारा बनकर जगमगा रहे हैं, फिल्मों से उनका रिश्ता एक म्यूजिक अरेंजर और संगीतकार का है। इस संगीतकार सितारे ने अपने दिलकश और जादू भरी धुनों से कितने ही लोगों के दिल रोशन किए हैं। तो आइए मिले आज के मेहमान यानी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने म्यूजिक अरेंजर और संगीतकार उत्तम सिंह से। आपसे बातचीत की है गणेश शर्मा ने। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। उत्तम सिंह जी, नमस्कार। स्वागत है आपका सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी, बड़ी धन्यवादी हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे ये सत्कार दिया। मैं आपका आभारी हूँ। उत्तम सिंह जी, फिल्म इंडस्ट्री में किसी भी कलाकार को उस मकाम तक पहुँचने में जहाँ उसका नाम हो जाता है, जहाँ उसकी कला के माध्यम से लोग उसे पहचानने लगते हैं, उस मकाम तक पहुँचने के पहले काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है जी। आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? ये काफ़ी लंबी दास्तां है। जो चीज़ बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई लड़का यहाँ से ना गुजरे, लड़का ये ना करे, जब पैसे वाले के में इतना पैसा है, इतना सब कुछ है तो उसको यूज़ करे। लेकिन मेरा कुछ नज़रिया और है जी। शायद मैं वो कर ना पाया हूँ, वो अलग बात है, लेकिन मेरा नज़रिया ये है कि हर बच्चे को, क्योंकि पैदा तो बच्चा ही होता है, बड़ा आदमी बाद में बनता है, जितना वो बचपन से सीखेगा, जितनी वो तपस्या करेगा, जितनी बड़ों की इज्जत करना सीखेगा, उतना ही वो अपने काम में ठोस होगा। अगर आपने सीखा है तो ज़रूर आपकी उम्र जो है काम की वो लंबी होगी। बाकी काम को कितना बढ़ाना, कैसे बढ़ाना, ये एक संगीत में भगवान की देन है और ये देन बड़ी मुश्किलों से मिलती है, किस्मत वालों को मिलती है, और जिनको मिलती है मुझे लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा तपस्या करना चाहिए। आपके कहने से ही ये लगता है कि आपने संगीत को बहुत डिवोटेडली, बहुत संजीदगी से लिया है इस फील्ड को, और बहुत मेहनत और तपस्या भी की है। जी, माता पिता ने तो यही सिखाया था बचपन से कि बेटा जो भी काम करो वो पूजा समझ के करो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो दोस्ती हो। दोस्ती करो तो उसको भी पूजा समझ के दोस्ती करो, तुम्हारी दोस्ती जो है वो लंबे समय तक निभती चली जाएगी। जहाँ छल कपट थोड़ा सा भी मन में आता है तो उसका जो असर है वो आपके प्रोफेशन पर पड़ता है। यानी हर बात को गहराई से लेना चाहिए, हर बात को गहराई से समझना चाहिए, और इंसान को हमेशा दूसरों की फीलिंग को समझना बहुत जरूरी है। उत्तम सिंह जी, आपकी बहुत सी फिल्में जी उत्तम सिंह जगदीश कुमार, उत्तम जगदीश के नाम से जी बनी। आपके साथी थे जी जगदीश कुमार जी। उस बारे में हमें कुछ बताइए। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, लेकिन जगदीश जी के बारे में ज़रूर बताता हूं कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, और मेरी बदकिस्मती है कि आज वो मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं है। लेकिन हमारी जोड़ी बड़ी एक इत्तेफाक से बनी है। एक फिल्म आई थी मनोज कुमार जी की, शिरडी के साईं बाबा।
उसमें 2 गाने बहुत हिट थे, साईं बाबा तेरे हजारों हाथ, और एक गाना और था। वो गाने 2 बड़े हिट हुए थे। वो 2 गाने मुझे मनोज जी ने और जगदीश खन्ना जी ने मुझे बुलाया अरेंजमेंट करने के लिए, तो वो मैंने उनके 2 गाने अरेंज किए और 2 गाने बड़े हिट हुए। तो बाद में मनोज जी ने मुझे बुलाया, कुछ काफ़ी साल के गैप आ गया, तो मुझे बोला उत्तम मैं एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ पेंटर बाबू, और मुझे जगदीश खन्ना को म्यूजिक देना है, तो तुम अरेंजमेंट करो। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, मैं ज़रूर करूँगा, मुझे क्या है। फिर बोलते तुम अरेंजर तो हो, मैंने कहा। तो बोलते तुम म्यूजिक डायरेक्टर क्यों नहीं बन जाते, काम तो तुम्हारा अरेंजमेंट का ही रहेगा। तो मैंने कहा जी मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि मेरे म्यूजिक डायरेक्टर बनने की कोई ख्वाहिश थी नहीं उस टाइम। वहाँ से मुझे जगदीश खन्ना जी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, हम दोनों ने साथ में काम शुरू किया। तो पेंटर बाबू जो है वो पहली फिल्म थी हमारी। उसके बाद वारिस आई, फिर क्लर्क आई, फिर गवाही आई, फिर 1-2 फिल्में और छोटी छोटी बीच में आई। भगवान की दुआ से म्यूजिक सबका अप्रिशिएट हुआ, लोगों को पसंद भी आया, लेकिन मुझे उनकी कमी आज भी महसूस होती है। और निहायत ही ओरिजिनल कंपोजर थे बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वो आज हमारे बीच नहीं है। बिल्कुल जी। आप कौन सा गीत उत्तम जगदीश की याद में सबसे पहले सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को? मैं जगदीश जी के नाम पर एक गाना सुनाता हूँ जो उनका ही बनाया हुआ है और हमारा ही दोनों का किया हुआ है। वो है जी मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। बहुत ही पॉपुलर गाना है फिल्म वारिस से। आइए सुनते हैं। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, Oh
पल भी मुझसे रहा नहीं जाए बिन तेरे, एक पल भी मुझसे रहा नहीं जाए, ये दूर दूर रहना, ये दूर दूर रहना अब सहा नहीं जाए। तेरे प्यार भरी बाहों में ही निकलेगा दम, तेरे प्यार भरी बाहों में ही निकलेगा दम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम में खत्म। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। उत्तम सिंह जी, जी संगीतकार के रूप में आप स्थापित हैं ही, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आप एक बहुत उच्च कोटि के जी अरेंजर, म्यूजिक अरेंजर भी माने जाते हैं। हम श्रोताओं की ओर से ये जानना चाहेंगे कि म्यूजिक अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट, जो एक अरेंजर नाम है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, संगीतकार जो होते हैं वो गाना बनाते हैं। गाना बनाने के बाद उसका पूरा अरेंजमेंट, उसका म्यूजिक बनाना, उसका इंटरलूड बनाना, उसका इंट्रोडक्शन बनाना, उसका रिदम कंपोज करना, उसके पीछे उसका ऑब्लिगेटो बनाना, कैसे कौन सी वॉइसिंग अच्छी लगेगी, कैसे लगेगा, क्या लगेगा, ये आज के युग में टोटली अरेंजमेंट का काम हो गया है। तो आज का जो अरेंजर है उसका बहुत महत्व है फिल्म इंडस्ट्री में। अरेंजमेंट में कुछ ऐसा भी है कि ये जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की प्लेसिंग्स जो होती हैं, बहुत जरूरी, जो सबसे जरूरी चीज वही होती है। उनके जो डिस्टेंसेस होते बिल्कुल जी, जैसे आप हैं या मैं हूं, हम दोनों हैं। आपकी आवाज का एक सुर है, मेरी आवाज का एक सुर है। अब आपकी आवाज को मुझे कहाँ प्लेसमेंट करनी है, अगर वो राइट जगह प्लेसमेंट नहीं हुई तो आपकी आवाज बुरी लगेगी। अगर आपकी जगह को, आपकी आवाज को मैं सही जगह पर सही यूज करूंगा तो आपकी आवाज जो है वो खिल के आएगी। आप सिम्फनी सुनते हैं, आपको पता ही होगा कि आज जो वर्ल्ड क्लास जो सिम्फनीज हैं, जब वो बजती हैं तो 150 ऑर्केस्ट्रा बजा रहा होता है, उसमें से एक सोलो वायलिन जो है वो आपको सुनाई देती है, जहाँ कोई माइक्रोफोन नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक सोलो वायलिन जो है वो भी आपको 150 बीच में बज रहा है, लेकिन सोलो वायलिन सुनाई दी जा रही है। ये क्या है? दिस इज प्लेसमेंट ऑफ राइटिंग। ये एक तरीका है, ये एक पूरा, इसको थ्योरी कहते हैं। जब तक आप पूरी थ्योरी नहीं सीखेंगे, पूरे उनके राइटिंग पार्ट्स नहीं सीखेंगे कि कैसे लिखना चाहिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट की कौन सी पिच होती है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन सी लाइन पे लिखा जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन से पिच में बजाया जाता है, जब तक इन चीज़ों का पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक आपका जो अरेंजमेंट है वो उभर के नहीं आएगा। अरेंजमेंट तो बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन इन चीज़ों का जो ज्ञान है ये बहुत ज़रूरी होता है, और ये बिना तपस्या के नहीं आ सकता। क्या बात है। देखिए, एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, प्रश्न, वो ये कि दो गाने हम सुनते हैं, दो अलग अलग गाने हैं। एक गाना ऐसा सुनाई पड़ता है कि जिसमें गायक या गायिका की आवाज़ पर साज जो हैं वो हावी से लगते हैं, और एक गाना ऐसा होता है जिसमें एक परफेक्ट बैलेंस होता है कि सिंगर की आवाज़ है और इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ है। इससे भी अरेंजमेंट का ताल्लुक है? बिल्कुल जी, इससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। अरेंजमेंट का मतलब ऐसा होता है कि जी, बड़ी अच्छी एक बात याद आ गई है। बर्मन साहब की एक रिकॉर्डिंग कर रहे थे हम लोग, बर्मन दादा, एस.डी. बर्मन साहब। तो उनका गाना हम लोग बजा रहे थे, तो उनके गाने में ना कुछ ओवर अरेंजमेंट था। मैं वायलिन बजा रहा था, तो उन्होंने अपने अरेंजर को आके कहा कि देखो, ये जो मेरी दुल्हन है ना, ये खुद बहुत खूबसूरत है, इसको तुम खराब मत करो, इसको सिर्फ उतने कपड़े पहनाओ जितनी इसको जरूरत है। तो ये होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि जब आपको गाना मिले, जब आपने गाना सुना, उस गाने को क्या चाहिए, उस गाने में सोल क्या है, उस सोल को लेके आपको दूसरा म्यूजिक बनाना है। उस गाने की सोल को कायम रखते हुए अपनी सोल को उसके साथ मिलाना है।
दैट इज कोल अरेंजमेंट। आज का क्या लगता है कि गाना अलग जा रहा है, म्यूजिक अलग जा रहा है, रिदम अलग जा रहा है, उसके पीछे जो ऑब्लिगेटो है उसका कोई संबंध ही नहीं है गाने से। पुराने गाने आप देखिए, आप पुराने गाने जितने भी थे उनका आप म्यूजिक गा सकते हैं आज भी, उनका म्यूजिक नहीं गाएंगे तो गाना कंप्लीट नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि अच्छी धुन हो और बुरा अरेंजमेंट हो तो गाना स्पॉइल हो सकता है। बिल्कुल जी, 100% गाना स्पॉइल होगा। बिल्कुल। आपने जो भी कुछ अरेंजमेंट के बारे में बताया उससे ये तो साफ जाहिर है कि अरेंजर को संगीत का ज्ञान, संगीत को पढ़ने का ज्ञान और संगीत की बाकी जो बारीकियां हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। ये बताइए कि इसकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है या कहीं मिलती है? ये आर्ट जो है अपने आप में कला है, ये कला किस तरह किसी को मिलती है? ये कला मिलती है जी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास इस तरीके का कोई स्कूल नहीं है। और आज मैं रेडियो स्टेशन पे बैठा हूँ और ये मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस तरीके का कोई स्कूल जो ये सिखा सके कि ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है, ये हमारे पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्यालय हैं जो हमारी अपनी कला सिखाते हैं, राग सिखाएंगे, बड़े बड़े गुरु हैं, बड़े बड़े टीचर हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, स्कूल्स हैं। लेकिन आज की युग में देखिए, सीधी सी मैं आपको छोटी सी बात कहता हूँ कि जब हम कोई वॉर सीन क्रिएट करते हैं वहां पे हम 10 सितारे तो नहीं बजा सकते, 10 सरोद तो नहीं बजा सकते, वहां पे हमको ब्रास ही बजाना पड़ेगा, वहां पे हमको ड्रम्स बजाने पड़ेंगे, वहां पे हमको स्ट्रिंग्स बजानी पड़ेंगी, क्योंकि वही उनका कल्चर है। ब्रास हमारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, स्ट्रिंग हमारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ड्रम्स हमारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो हम कहां से सीखें? हमारा इंस्ट्रूमेंट है सितार, सरोद, तबला, फ्लूट, बाजा, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट है। ये वॉर में यूज नहीं हो सकते, ये और कई जगह यूज नहीं हो सकते, ये जहां यूज होते हैं वहां हम यूज करते हैं। तो आज बातों बातों में जब आपने पूछा है तो ये मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है हिंदुस्तान गवर्नमेंट से कि इस तरीके का कोई स्कूल गवर्नमेंट एड्स में तैयार किया जाए, ताकि आज, क्योंकि आज मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, हिंदुस्तान की दुनिया में टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा टैलेंट ऊपर ही नहीं आ सकता। कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई शिक्षा की जगह ही नहीं है। उन बेचारों का क्या कसूर, उन बच्चों का? मैं कैसे ऊपर आया, मैंने क्या क्या सीखा है, किससे क्या क्या सीखा है, किससे एक लफ्ज मिलने के बाद उस लफ्ज को पकड़ के सीखा कि ये लफ्ज इन्होंने क्यों कहा, बुक्स निकाली, ढूंढा, उसके बाद जाके आज थोड़ा बहुत जो इज्जत मिली है वो इसकी वजह से। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे और अच्छी एजुकेशन मिल गई होती तो आज कुछ और हो गया होता। अरेंजमेंट की बात चल रही है तो आप कोई अच्छा जो आपके बेस्ट अरेंज सॉन्ग्स में से ऐसा कुछ कोई सुनाना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक ओम साईं राम जो शिरडी के भजन हैं और जिनको मेरी सरस्वती लता दीदी ने गाए हैं, जिनमें 12 भजन हैं और आज वो काफ़ी अच्छा हिट है, बड़ा लोगों ने इज्जत दी है, बड़ा प्यार दिया लोगों ने। मैं आपको एक आज का जो मेरा बड़ा ही पसंद भजन है इस एल्बम से, वो है जी, मन मंदिर में आन बिराजो, साईं तुझको कब से निहारूं। ये सुनाता हूँ, इसको गौर से सुनिएगा, इसमें आपको अरेंजमेंट भी सुनाई देगा और बहुत कम म्यूजिशियन यूज हुए हैं इसमें हार्डली कुछ 13-14 म्यूजिशियन है बस। मन मंदिर में आन बिराजो, मन मंदिर में आन बिराजो, साईं तुझको कब से पुकारूं, जन्म जन्म से मीरा बनके, जन्म जन्म से मीरा बनके
जन्म जन्म से मेरा बन के साई तुझको कब से निहारूं मन मंदिर में। अब हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर्स जो रहे हैं जी मदन मोहन साहब, एस.डी. बर्मन, जी आर.डी. बर्मन, किन किन लोगों के साथ काम किया है और कुछ यादें हम सबके साथ बांटें। मैं जी इंडस्ट्री में तो आया हूँ 63 में, और मेरी यादें ये हैं कि जी मैंने सब संगीतकार, बड़ा किस्मत वाला रहा हूँ मैं एज ए म्यूजिशियन। मैं कह रहा हूँ कि मैंने मदन जी, श्री रामचंद्र साहब, शंकर जी, जयकिशन जी, नैयर साहब, रोशन जी, चित्रगुप्त जी और नौशाद साहब, मैंने इन सब लोगों के साथ बजाया। और मदन जी का एक गाना काफ़ी हिट गाना है, मन्नादा का गाया हुआ गाना है, मैं उसके अल्फाज भूल रहा हूँ। मैं आपको एक वायलिन सोलो सुनाता हूँ उसमें। तररम तररम तारीरारी, तररम तररम तारीरीरी, डा 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 ता ता डा डा डी डा रा डा डी रा रा। ये मदन जी का बड़ा हिट गाना है। मैं इसके बोल भूल रहा हूँ, पता नहीं बोल क्या है। हर तरफ अब यही अफसाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं। ये फिल्म हिंदुस्तान की कसम से है। जी, इसमें जो वायलिन सोलो है वो मतलब अभी भी याद है। मदन जी सामने बैठे हुए थे और ज्ञान जी अरेंजमेंट कर रहे थे, हम सब लोग बैठे थे। ज्ञान वर्मा। तो हम सब लोगों ने बैठ के ये वहीं पे ये म्यूजिक बना है और वहीं पे ये सब बजाया। तो मुझे आज भी मदन जी का टोन और उनकी जो बातें याद भी आते थे कि उत्तम वेरी गुड प्ले लाइक दिस, जो लिटिल चेंज ओवर देयर, यू नो। बहुत वो बड़े सॉफ्ट आदमी थे, लेकिन जब बात करते थे तो बड़े ऐसा लगता था कि हार्ड और मिलिट्री मैन जैसे होते हैं। तो
एज फार एज म्यूजिशियन इज कंसर्न, मैं बहुत किस्मत वाला रहा हूँ कि मैंने बहुत सब लोगों के साथ बजाया है। और पंचम मतलब आर डी बर्मन, दोस्तों जैसे थे बिल्कुल, उनके साथ कुछ 18 साल बजाया है। और 18 साल का जो भी जितना भी वायलिन सोलो है वो सारा मेरा बजा हुआ है। सागर जैसी फिल्में, काफ़ी फिल्में जो उनकी हैं, जितना वायलिन सोलो प्रैक्टिकली होता ही होता था, वो सारा मैंने बजाया। और जी जहाँ तक अरेंजमेंट का सवाल है, सबसे पहले मुझे चांस दिया था शंकर शंभू जी ने, जो कव्वाल थे, बहुत कव्वाल, मशहूर कव्वाल। जी मशहूर। उनको एक फिल्म कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया था। फिर शहदुल क्वात्रा जी ने मुझे बुलाया, फिर उन्होंने काम दिया। फिर बी एन बाली साहब और एक छोटे इकबाल करके हैं, उन्होंने मुझे चांस दिया, मतलब साथ में काम करते रहे। फिर इनका बड़ा एक हिट गाना है, आप याद होगा, मिलाप फिल्म थी इनकी, ब्रिजभूषण की, कई सदियों से, उसमें मेरा वायलिन सोलो भी है और वो मेरा ही अरेंजमेंट किया हुआ, वो भी बहुत चला। फिर उसके बाद मुझे मतलब मैं आपको मतलब अपना कैरियर जो है, मैंने कैरियर अपना शुरू किया नौशाद साहब के साथ। और उसके बाद मैं नौशाद साहब, मतलब पिता तो होता ही है, पिता के ऊपर जो होते हैं वो नौशाद साहब है। तो नौशाद साहब ने मुझे अपने पास बुलाया और उनकी पहली फिल्म जो है वो मैंने उनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला, वो थी माई फ्रेंड। माई फ्रेंड से लेकर अभी तक मैं नौशाद साहब के साथ बिल्कुल बच्चों जैसे काम करते हैं वैसे काम करा, और उनसे बहुत सीखा मैंने। अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज़ करने चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, ये उनसे बहुत सीखने को मिला मुझे। फिर अरेंजमेंट किया मैंने राम लक्ष्मण का, जो आज के काफ़ी बहुत मशहूर संगीतकार हैं, जिनकी 2 फिल्में तो आज सुपर हिट, मेगा हिट हैं, मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन, वो सब मेरी की हुई हैं। 34 इयर्स हो गए बॉम्बे में इंडस्ट्री में। दोस्तों, इस वक्त आपने ट्यून किया है विविध भारती का वो प्रोग्राम जिसका नाम है सरगम के सितारे, और आप सुन रहे हैं जाने माने म्यूजिक अरेंजर और संगीतकार उत्तम सिंह से गणेश शर्मा की बातचीत। उत्तम सिंह जी, आप अब कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे? मैं जी अब एक गाना सुनाता हूँ आपको, जो लोगों को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, और वो इतना खूबसूरत गाया है सुरेश जी ने और लता दीदी ने कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। वो है जी घटा छा गई बारिश। घटा छा गई है, बाहर आ गई है, ओ घटा छा गई है, बाहर आ गई है। ये रुत हम पे यूं मेहरबान हो गई है, मोहब्बत मेरी अब जवां हो गई है। घटा छा गई है, बाहर आ गई है। मैं प्यासा राही, तू पनघट की रानी, बुझा प्यास मेरी तेरी मेहरबानी। घटा छा गई है, बाहर आ गई है। ये दूरियां फासले क्यों, अब दिल से दिल को जोड़ दो। ये दूरियां फासले क्यों, अब दिल से दिल को जोड़ दो। आ तुझको बाहों में भर लूं, आ तुझको बाहों में भर लूं, ओ लाज के पहरे तोड़ दो। कहीं खो गई हूँ, तेरी हो गई हूँ। ओ मैं प्यासा राही, तू पनघट की रानी, बुझा
मेरी तेरी मेहरबानी घटा छा गई है। बहार आ गई है। तू मेरे बचपन का साथी, खेली थी तेरे आंगना। तू मेरे बचपन का साथी, खेली थी तेरे आंगना। आई जवानी तो बहना, आई जवानी तो बहना। सपना तेरे नाम का दिल आ गया है कि नशा छा गया है। ये रुत हम पे यूं मेहरबान हो गई है। मोहब्बत मेरी अब जवा हो गई है। घटा छा गई है। बाहर आ गई है। उत्तम सिंह जी, जी पहले जब गाने बनते थे तो बहुत वक्त होता था, जी कम फिल्में बनती थी बिल्कुल और काफी रिहर्सल्स होते थे। जी। जो भी गाने बनते थे अच्छे बनते थे। जी। आजकल एक गाने को हिट करने में, पॉपुलर करने में क्या लगता है? वैसे तो जी बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि आज कौन सा गाना हिट होता है ये पता नहीं चलता। और कभी कभी जो गाने हिट होते हैं लगता है कि ये क्यों हिट हो गए ऐसा भी लगता है। लेकिन आज एक चीज लगती है कि भाई गाना जो हिट है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली है। और आज जो गाना हिट होता है, गाना तो अच्छा होता ही है लेकिन साथ में आंखों का काम बहुत अच्छा होता है। तो एक वीडियो और प्रमोशन और जो तौर तरीके आज इंडस्ट्री में या आज दुनिया में फैल गए हैं, जैसे टीवी, मैं टीवी की बात कर रहा हूँ। टीवी में आपके पास आज 50-60 चैनल हैं। अगर आपने 20 चैनल में रोज एक गाना बजा दिया तो वो गाना हिट हो गया। तो आज प्रमोशन की दुनिया है, आंखों की दुनिया है। आज म्यूजिक जो है वो देख ज्यादा रहे हैं, कम है। करेक्ट है, मैं वही कह रहा था कि लोग देखते ज्यादा हैं और सुनते कम है। और पहले का संगीत आज इसलिए आज तक आप सुनते आ रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ आपने सुना था पहले, और जब आपको देखना होता था तो आप फिल्म में जाते थे। इस बात पर एक गाना और हो जाए। इस बात पर मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा जी। देखिए उस गाने की खासियत क्या है कि उस गाने की जो बोल है, उसके गाने का जो बहर है वो गजल है। और बहुत ही बड़े राइटर हैं पाकिस्तान के, कतील शफाई साहब, जिन्होंने ये गाना लिखा है। और हम लोगों ने कोशिश की थी बनाने की, और जब जब ये गाना बजा है लोगों को बहुत पसंद आया है। और मुझे लगता है कि आप सब लोगों को भी याद होगा। वो गाना है जी, कब तलक शम्मा जली याद नहीं। शम्मा जली याद नहीं, कब तलक शम्मा जली याद नहीं। शाम गम कैसे ढली, शाम गम कैसे ढली याद नहीं। शाम गम कैसे ढली याद नहीं, कब तलक शम्मा जली
याद नहीं शाम गम कैसे ढली, याद नहीं। इस कदर याद है अपने थे सभी, इस कदर याद है अपने थे सभी, इस कदर याद है अपने थे सभी। किसने क्या चाल चली, किसने क्या चाल चली, याद नहीं। किसने क्या चाल चली, याद नहीं। कब तलक शम्मा जली, याद नहीं शाम गम कैसे ढली, याद नहीं। हम जमाने में कुछ ऐसे भटके, हम जमाने में कुछ ऐसे भटके, हम जमाने में कुछ ऐसे भटके। अब तो उनकी, अब तो उनकी, हाँ अब तो उनकी, अब तो उनकी भी गली याद नहीं। ला 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 ला, याद नहीं। शाम गम कैसे ढली, याद नहीं। उत्तम सिंह जी, एक बात बताइए, जी। क्या आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि वो बेचो जो बिक जाए, यानी जो भी वो बिक रहा है तो उसे बना दीजिए, बेच दीजिए? जी। आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल नहीं जी, सॉरी, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान सकता। क्योंकि जब जो चीज़ नहीं बेचनी, अगर वो आपने बेची तो इसका मतलब है आपने अपने आप को बेचा। तो जब आपने अपने आप को बेचा तो इसका मतलब आप है ही नहीं। तो जहां तक मेरा सवाल है, मैं वही बेचूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आजकल ऐसे बहुत से गाने जा रहे हैं, मतलब एक तरह से हिट ही हो रहे हैं, कहना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल हिट हो रहे हैं जी, और ये उनकी अपनी सोच है, उनका अपना सोचना है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। बाकी ज़रूरी नहीं है कि जो हर आदमी कर रहा हो वही मैं करूं, या जो मैं कर रहा हूं वही हर आदमी करे, कोई ज़रूरी नहीं है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आदमी को अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं, उसको तो कायम रखना ही चाहिए लाइफ में। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, अदरवाइज उसके बिना आपकी पहचान कभी हो ही नहीं सकती। इस बात पर एक आप जरा आज से 15 साल पीछे चले जाइए, तो जिस संगीतकार का गाना बजता था आप कहते थे कि ये फलाना आदमी है, ये फलाना आदमी है, ये फलाना आदमी, ये फलाना आदमी, ये फलाना आदमी। आज मैं आपके सामने 100 गाने बजाता हूँ, आप कह दीजिए किसका गाना, मैं मान जाऊंगा आपको। तो चाहे वो कम क्यों ना करे। देखिए, मैं एक चीज़ और इस नज़रिए से ज़िंदगी में रहा हूँ कि जो हो मेरी किस्मत का है वो मुझे मिलेगा। हर आदमी टाटा बिरला तो बन नहीं सकता, हर आदमी अरबोपति नहीं बन सकता।
जब हम पता है कि हम अरबपति नहीं बन सकते तो हम अपनी आइडेंटिटी तो बनाए कम से कम, कि अगर हमको 20 लोग भी जाने तो वो जाने कि ये कौन है, वो ये क्या है। आपने इतने सारे गानों के लिए अरेंजमेंट किया है, खुद कंपोज किया है जी। अब कुछ आप गुनगुना दीजिए ओहो। और एक गीत भी सुना दीजिए हमें। ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि गाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। जब एक्चुअली गाते हैं तो पता चलता है कि यार ये कितना मुश्किल काम है, और धन्य है वो लोग जो इतने साल से आज तक गाते ही चले आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ जी, एक गाना सुनाता हूँ आपको, पेंटर बाबू का गाना है। ओ मेरे सजन बर साथ में आ, ओ मेरे सजन बर साथ में आ, सावन की अंधेरी रात में आ, ओ मेरे सजन। ओ मेरे सजन बरसात में आ, ओ मेरे सजन बरसात में आ, सावन की अंधेरी रात में आ, ओ मेरे सजन बरसात में आ, ओ मेरे सजन बरसात में आ। झूम के बरसा पानी रे, टूट के बरसा पानी रे, झूम के बरसा पानी रे, टूट के बरसा पानी रे। सावन की अंधेरी रातों में मैं क्या जानूं क्या होता है, ओए मैं क्या जानूं क्या होता है। मैं रोती हूँ दिल रोता है, मैं रोती हूँ दिल रोता है, और साथ ही बादल रोता है। बरसात आई बरसात में आ, सावन की अंधेरी रात में आ, ओ मेरे सजन बरसात में आ, ओ मेरे सजन बरसात में आ। उत्तम सिंह जी, आपने पहले बताया था कि आपने 18 साल जी राहुल देव बर्मन साहब के साथ काम किया। जी 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 और हम सबको याद है कि आपकी बच्ची जी गुरप्रीत कौर जी ने मासूम फिल्म में वो बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग लकड़ी की काठी जी जी भी गाया था। जी। कुछ हमें और कुछ अपने परिवार के बारे में बताइए। देखिए जी, जहाँ तक आर.डी. बर्मन साहब के साथ की बात है तो उनका आज भी एक गाना देखिए, वो संगीतकार हमारा तो दोस्त था, लेकिन वो संगीतकार ऐसा था कि जिसका संगीत आज भी जितने भी वर्जन्स बन रहे हैं सब उसी के म्यूजिक के बन रहे हैं। मतलब जो जो म्यूजिक पंचम ने आज से 20 साल पहले सोचा वो आज भी हिट है। और मैंने बहुत काम किया लोगों के साथ, लेकिन जी ही इज वेरी क्रिएटिव, ही वॉज वेरी क्रिएटिव। मतलब हर दिन जब गाना करते थे तो मैं प्रैक्टिकली 7 दिन में 4 दिन तो ये पूछता था कि यार तुम ये लाए कहाँ से हो, ये तुमने बनाया कैसे। तो पंचम की याद जो है वो तो भुलाना मुश्किल है, और उसका म्यूजिक जो है वो सदियों तक लोगों को याद रहेगा। और रही मेरे परिवार की बात, तो प्रीति जो है, प्रीति आज भी सीख रही है, आज भी गा रही है। एंड मेरी बच्चों से यही कहना है कि बच्चों, आप जितनी तपस्या करोगे, जितना सीखोगे, जितना गुरुओं की इज्जत करोगे, जितना बड़ों की इज्जत करोगे, उतना सम्मान तुम्हें मिलेगा। बड़ा लड़का जो है वो कीबोर्ड बजाता है, पियानो बजाता है, छोटा लड़का जो है वो वायलिन सीख रहा है, बजा भी रहा है, और लगे हुए सब सीख रहे हैं।
और ये जो शिक्षा हमको मिली है, ये जो चीज़ें मिली हैं, ये मुझे मेरे पिताजी से मिली है। और फैमिली हमारी बहुत करोड़ोंपति फैमिली थी उस टाइम की, लेकिन डैडी ने मेरे म्यूज़िक के लिए पूरी फैमिली छोड़ दी थी, पैसा वैसा सब छोड़ दिया था, ताकि म्यूज़िक जो है उसको अपनी जो उनकी इच्छा थी वो उन्होंने खुद तो जैसे भी पूरा शायद ना कर पाए हों, लेकिन मेरे थ्रू उन्होंने म्यूज़िक को अपना वो बनाया, मतलब एक लेवलीहुड जिसको कहते हैं वो उन्होंने बनाया। उनका आशीर्वाद आपके जी साथ बिल्कुल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। आइए अब फिल्म गवाही से एक गीत सुनते हैं। हाँ जी, वो गीत ज़रूर सुनिए, और उसमें आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें जो रिदम है वो आज का रिदम यूज़ किया हुआ है। और मुझे वैसे क्लेम कर भी सकता हूँ और शायद नहीं भी करना चाहिए कि उस टाइप का जो रिदम जो मैंने यूज़ किया था, देख के तुमको क्या होता है इस गाने में, उसके बाद उस टाइप का रिदम जो है वो काफ़ी यूज़ होना शुरू हो गया। देख के तुमको क्या होता है, कुछ न बताएंगे। देख के तुमको क्या होता है, कुछ न बताएंगे। कुछ भी कहे कोई, हम तो तुमको देखे जाएंगे, देखे जाएंगे। देख के तुमको क्या होता है, कुछ न बताएंगे। कुछ भी कहे कोई, हम तो तुमको देखे जाएंगे, देखे जाएंगे। देख के तुमको क्या होता है, कुछ न बताएंगे। उत्तम सिंह जी, आप पंजाब से हैं। जी। पंजाब का जो संगीत है फिल्मों में जी बहुत इस्तेमाल हुआ है। जी। मुझे याद आ रहा है मदन मोहन साहब का फिल्म हीर रांझा की वो हीर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, ये तो एक ऐसा संगीत है जिसको हीर कहते हैं, जो ना कभी मरा था ना कभी मर सकेगा। और वो कमाल है जी, उन सुरों में क्या है कि आप जब भी वो सुर सुनते हैं वो कुछ कहीं और ले जाते हैं आपको। आपने हीर की बात कही है, तो हीर रांझा में जो गाना था, जो हीर एक्चुअली जो हीर यूज की है मदन साहब ने, मुझे नहीं लगता जी सदियों तक वैसा कोई हीर यूज कर सकेगा, वैसा कोई हीर गा सकेगा, वैसा कोई हीर बना सकेगा। एक फोक को लेके, हीर को लेके उसका अंतरा बनाना,
मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उस रिकॉर्डिंग में था जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी इस गाने की। तो आपको हालत बताता हूँ कि जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो 125 म्यूजिशियन के करीब बाहर हम लोग खड़े हुए थे और गाना रिकॉर्ड होने के बाद में सब सुन रहे थे और प्रैक्टिकली के हर म्यूजिशियन के आंखों में एक नमी छा जाती है ना, ऐसे छाई हुई थी। और उस मुकाम पर लता जी ने 100 रुपए का नोट निकाल के मास्टर सोनिक को दिया था कि आपने ऐसा गाना अरेंज किया है, ये ऐसा हीरे अरेंज किया है। उनको सब, और जब हम लोगों ने वो गाना जब रिकॉर्ड होने के बाद सुने, जब सुना हम लोगों ने, जब हम लोग बाहर निकले हैं तो हम कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। मतलब एक नमी सी छा जाती है ना हीर सुनने के बाद। वो क्या कैसे गाया दीदी ने और कैसे उन्होंने वो बनाया है, या क्या वो घड़ियां होंगी जब वो क्रिएशन हुई होगी, ये तो जी बस भगवान ही करता है और कोई नहीं कर सकता, है इंसान नहीं कर सकता। डोली चढ़ते ही हीर ने बैन किए हो, मुझे ले चले बाबुल, ले चले वे, मुझे रोक ले बाबुल, रोक ले तू, डोली बैरी का हार ले चले वे। दो चार घड़ी भी ना चैन पाया, दुख दर्द मुसीबतें से चले वे, मेरा कहा सुना सब माफ करना, कुछ रोज तेरे घर रह चले वे। उत्तम सिंह जी, इतनी अच्छी बात पर अब मैं ये कहूँगा कि आज आप यहाँ आए और आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी, संगीत के बारे में, अरेंजमेंट के बारे में, गायकों के बारे में, संगीतकारों के बारे में, कि अब भी जी नहीं भरता। ऐसा लगता है कि और आपसे बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करें, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। मैं विविध भारती की ओर से, श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप यहां आए और हमें समय दिया। धन्यवाद जी, मैं आपका रियली शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे आ सकूँ और कुछ बोल सकूँ। और आपसे सब लोगों से नमस्ते है, मेरा प्रणाम है। सरगम के सितारे
इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने म्यूजिक अरेंजर और संगीतकार उत्तम सिंह से गणेश शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था विनय तड़वलकर का, संयोजन चित्रलेखा जैन का, प्रस्तुति शकुंतला पंडित की। सरगम के सितारे।